नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नहीं थम रहा है इजराइल हमास में जारी भीषण संघर्ष। गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। इजराइल लेबनान सीमा पर भी बढ़ा तनाव। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह में बड़े टकराव की आहट। ईरान में शुक्रवार के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक और उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। अली रजा ज़कानी ने रूढ़िवादी गुट की एकजुटता के लिए वापस लिया नाम। अब दौड़ में बचे केवल 4 उम्मीदवार। रूढ़िवादियों और सुधारवादियों में कड़ी टक्कर। केन्या में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर जनाक्रोश जारी। राजधानी नैरोबी में विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए और बलों की तैनाती। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले और दागी गई रबर की गोलियां। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव पर यू टर्न के बावजूद गुस्से में जनता। बोलीविया में तख्तापलट के असफल प्रयास के बाद बड़े सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी। तख्तापलट की साजिश के आरोप में पकड़े गए लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। सेना प्रमुख जुआन जोसे जुनिगा के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी सेना। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए नजर डालते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। इजरायल हमास संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना हमास पर लगातार हमलावर है। उत्तरी गाजा के साबरा और शुजाइया क्षेत्रों में इजरायली सेना ने हमले किए हैं। इस बीच गाजा में मानवीय सहायता की कमी लगातार चुनौती बनी हुई है। हालांकि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए गए घाट से सहायता उतारी जा रही है, लेकिन जरूरतमंद लोगों तक ये सामग्री पहुंचाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। उत्तरी गाजा के साबरा और शुजाइया क्षेत्रों में इजरायली सेना ने हमले किए। इस कार्रवाई में कई आतंकियों को ढेर किया गया है। मध्य गाजा में भी इजरायली सेना का एक्शन जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया। इजरायली सेना के अनुसार अल हसना नामक स्कूल हमास के कमांड सेंटर के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। गाजा में अपने ताबड़तोड़ सैन्य अभियान के बीच इजराइल ने दोहराया कि उसकी लड़ाई ऐसे तत्वों से है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह बता दें कि हमारा युद्ध गाजा के लोगों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध लेबनान के लोगों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध हमास, हिजबुल्लाह और उनके समर्थक ईरानी शासन के खिलाफ है। इजराइल हमास संघर्ष का असर गाजा के साथ साथ पश्चिमी तट और इजराइल लेबनान सीमा पर भी देखा जा रहा है। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और ईरान समर्थक लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच झड़पें लगातार जारी हैं। अब इस मोर्चे पर किसी बड़े टकराव की आहट से आशंकाओं के बादल घिर गए हैं। टकराव के बढ़ते दायरे ने राहत एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हम पश्चिमी तट और लेबनान में टकराव बढ़ने की आशंका से चिंतित हैं। हम यह बहुत दिनों से कहते आए हैं। हम इस युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने की आशंका कब से जताते आ रहे हैं। गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता की मात्रा जरूरत की तुलना में काफी कम है। ऐसे में सहायता को लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती बनता जा रहा है। बहुत से लोग सहायता सामग्री से भरे ट्रकों को रोककर सामान लूट रहे हैं। समुद्री रास्ते से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए गए घाट से सहायता उतारी जा रही है। हालांकि इसे ट्रकों में लाद कर आगे ले जाने में चुनौती आ रही है।
निश्चित रूप से कई चुनौतियां हैं। सभी प्रवेश केंद्रों पर चुनौतियां हैं। फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। यह आसान काम नहीं है। अंततः हम एक युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लड़ाई की गूंज अरब सागर तक है। यमन के ईरान समर्थित हूथी निश्चित रूप से कई चुनौतियां अरब सागर में सभी प्रवेश केंद्रों पर चुनौतियां हैं। सभी प्रवेश केंद्रों पर चुनौतियां हैं। फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। इजरायली यह सोमवार को लाल सागर और अदन की खाड़ी। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन सबके बीच राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले उम्मीदवार अली रजा ज़कानी ने अपना नाम वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि ज़कानी ने रूढ़िवादी गुट की एकजुटता के लिए अपना नाम वापस लिया है। इस नाम वापसी के साथ ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 4 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को चुनाव से पहले ईरान में राष्ट्रपति पद की दौड़ दिलचस्प हो गई है। मतदान के ठीक एक दिन पहले एक और उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। अली रजा ज़कानी के मुकाबले से हटने के बाद अब 4 उम्मीदवार ही बचे हैं। एक और उम्मीदवार अमीर हुसैन काजीज़ादे हाशमी चुनाव से हट गए थे। अमीर हुसैन काजीज़ादे हाशमी ईरान के मौजूदा उपराष्ट्रपति भी हैं। ध्यान रहे कि ईरान की गार्डियन काउंसिल ने 6 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई थी। अब जो उम्मीदवार मैदान में बचे हैं उनमें पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, पूर्व गृह मंत्री मुस्तफा पुर मोहम्मदी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेज़ेशकियान शामिल हैं। अली रजा ज़कानी ने उम्मीदवारी वापस लेते हुए रूढ़िवादी उम्मीदवारों की एकता का आह्वान किया। उन्होंने दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मोहम्मद बाकर कालिबाफ और सईद जलीली को साथ आने को कहा। इस बीच चुनाव को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हाँ, मैं वोट जरूर डालूंगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमें मतदान में भाग लेना चाहिए। समाज में उदासीनता और निष्क्रियता हमें अच्छे भविष्य की ओर नहीं ले जाएगी। ईरानी अधिकारियों का प्रयास है कि इस बार मतदान प्रतिशत अधिक रहे। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 49% मतदान ही हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी आह्वान किया है। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि वोट देने या ना देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि पिछले वर्षों की तरह मेरा मानना है कि इससे लोगों और देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यह मायने रखता है। विदेश नीति हमेशा एक जैसी रही है और इस बार भी पिछली बार जैसा ही होगा। वैसे कुछ लोगों को आशा है कि अगर बड़े जनादेश से राष्ट्रपति चुना जाए तो कई मुद्दों का समाधान निकल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से उपजे आर्थिक संकट से छुटकारा पाने को बहुत से लोग सबसे अहम मानते हैं। यदि निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति के पास ठोस जनादेश हुआ तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा करके वो प्रतिबंधों का उपयुक्त समाधान ढूंढ सकते हैं। ईरान में ये राष्ट्रपति चुनाव 19 मई को हुई एक हवाई दुर्घटना की वजह से हो रहे हैं। इस हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मारे गए थे। चुनावी जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। 50% मत न मिलने की स्थिति में पहले और दूसरे उम्मीदवारों के बीच फिर से चुनाव होगा। और आइए अब अमेरिकाना के जरिए नजर डालते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। बोलिविया में तख्ता पलट के प्रयासों को राष्ट्रपति लुइस आर्से ने विफल कर दिया। दरअसल सेना के जनरल कमांडर जुआन जोस जुनिगा के आदेश पर बोलिवियाई सैनिक राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति लुइस आर्से ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए कमांडर जुआन जोस जुनिगा को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति ने तख्ता पलट नाकाम होने के बाद जनता का आभार जताया। अगले साल 2025 में बोलिविया में आम चुनाव होने हैं। रूस, दक्षिण अमेरिकी देशों ने तख्ता पलट के प्रयासों की निंदा की है। बोलिविया के शहर ला पाज में सेना के बख्तरबंद वाहन और सैकड़ों सैनिक सुरक्षा व्यवस्था को काबू में लाने के लिए तैनात हैं।
लेकिन कुछ घंटों पहले यहाँ ऐसी शांति और सुरक्षा कायम नहीं थी। चंद घंटों पहले ये सैनिक जो अब राष्ट्रपति भवन समेत बोलीविया की तमाम जरूरी इमारतों की रक्षा कर रहे हैं, यही सैनिक अपने सेना के जनरल कमांडर जुआन जोस जुनिगा के आदेश पर राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार को तोड़ अंदर घुस गए थे। यह प्रयास था मौजूदा राष्ट्रपति लुइस आर्से के खिलाफ तख्ता पलट करने का। हालांकि राष्ट्रपति लुइस आर्से इस तख्ता पलट के प्रयास को नाकाम करने में सफल रहे और इस प्रयास के मास्टरमाइंड कमांडर जुआन जोस जुनिगा को हिरासत में ले लिया गया। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में बोलीविया ने 1950 के बाद से सबसे अधिक तख्ता पलट और क्रांतियों को देखा है। बोलीविया के राष्ट्रपति ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के बाद देश की जनता का आभार व्यक्त किया। न्याय मंत्री इवान लीमा ने कहा कि संविधान के खिलाफ हमला करने वालों को कम से कम 15 से 20 साल की सजा की मांग करेंगे। वहीं बेकाबू हालातों पर काबू पा लेने के बाद बोलीविया के रक्षा मंत्री ने देशवासियों को आश्वासन दिलाया कि तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार लोगों को उचित न्याय का सामना करना पड़ेगा। कुछ खराब सैनिकों की वजह से हमारे देश में ऐसी घटना घटी। मैं बोलीविया के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि अब हालत सामान्य है। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को नागरिक और सैन्य न्याय के तहत कड़े नतीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही राष्ट्रपति भवन के बाहर सैनिकों ने जमा होना शुरू किया था, राष्ट्रपति ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जोस विल्सन सांचेज को देश के नए सैन्य प्रमुख के तौर पर नियुक्त कर दिया था। नए सैन्य कमांडर के तौर पर पदभार संभालने के बाद उन्होंने सैनिकों को अपनी इकाइयों में वापस लौट जाने के आदेश दिए। बहाल हुई शांति के बाद जनता का विश्वास देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लौट आया है। वो हमारे देश के राष्ट्रपति को गिराना चाहते थे, लेकिन हमने एकजुट होकर ऐसा होने नहीं दिया। हम इस हमले के दौरान डरे हुए थे, लेकिन अब पहले से मजबूत महसूस कर रहे हैं। बोलीविया में उपजे संकट पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस ने तख्ता पलट के प्रयास की कड़ी निंदा की और अन्य देशों से बोलीविया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने का आह्वान किया है। इसी के साथ अमेरिका भी लगातार बोलीविया की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। ब्राजील, वेनेजुएला, चिली समेत तमाम दक्षिण अमेरिकी देशों ने बोलीविया में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। दरअसल बोलीविया में 2025 में आम चुनाव होने हैं, जिससे पहले देश में ऐसी मुश्किलें सामने आ रही हैं। 2020 में पद संभालने के बाद से लुइस आर्से को वाम और दक्षिणपंथी दोनों ही पक्षों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ देश ईंधन की कमी और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। आगामी चुनावों में वामपंथी विचारधारा वाले पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस राष्ट्रपति आर्से के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इवो मोरालेस को चौथी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में खड़े होने के लिए 2019 में पद से हटना पड़ा था, जिसमें सेना की भूमिका भी बहुत अहम थी। वहीं इवो मोरालेस और लुइस आर्से पहले राजनीतिक साथी थे, जो अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अफ्रीकानामा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब नजर डालते हैं अफ्रीका नामा के जरिए अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर। केन्या में विवादित वित्त विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी विरोध प्रदर्शन के चलते केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दरअसल इस वित्त विधेयक में करों का दायरा बढ़ाया गया है, जिसके चलते अतिरिक्त कर का बोझ नागरिकों पर आएगा। यही वजह है कि बड़े स्तर पर वित्त विधेयक का विरोध हो रहा है। हालांकि बिल पर हस्ताक्षर न होने के बाद भी केन्या में स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाउस पर हमले की धमकी दी है। केन्या में सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्त बिल के कारण पिछले हफ्ते से केन्या की राजधानी नैरोबी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने बुधवार को वित्त बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला सुनाया। रूटो के इस फैसले के बावजूद भी गुरुवार को कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर उमड़े। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी बिल के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोला था। रूटो के बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने के फैसले के बाद भी नैरोबी के लोग संदेह में हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर रूटो ने बिल पर हस्ताक्षर न करने का फैसला लिया है। मंगलवार को राष्ट्रपति रूटो ने घोषणा की थी कि कर वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना पुलिस का समर्थन करेगी, जिसके तहत राजधानी नैरोबी में सेना की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति विलियम रूटो के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बिल वापस ले लिया क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश में क्रांति आने वाली है। उन्होंने देखा कि जनता का इतना दबाव है कि वे उस बिल को पास नहीं कर सकते। यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति विलियम रूटो द्वारा वित्त विधेयक को वापस लेने के निर्णय से केन्या में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने रूटो के पीछे हटने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए रूटो के इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाउस पर कब्जा करने की धमकी भी दी है। इसी के मद्देनजर राजधानी नैरोबी में भारी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई है। केन्या पुलिस ने राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दिया है। इसी बीच देश में आर्थिक चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वे राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए, खास तौर पर हम युवाओं की। यह विरोध सिर्फ युवाओं का ही नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता और बूढ़ी महिलाओं का भी है। सेना का इस मामले में शामिल होना ठीक नहीं है या युद्ध में नहीं है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई को देशद्रोह करार दिया है। वहीं केन्याई लोगों का कहना है कि नए वित्त बिल के आने से और अधिक आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच मंगलवार को देश भर में अराजकता फैल गई। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुए। देश भर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में कम से कम 23 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया के दिल पर। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 1000 से ज्यादा जीव प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो में हाथियों की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है। इन्हें बोर्नियन हाथी के नाम से जाना जाता है। बोर्नियन हाथी आकार में छोटे और बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब ये हाथी विलुप्त होने की कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इनसे मिलिए, ये है बोर्नियो हाथी। हाथियों की एक विशेष प्रजाति जो एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो में पाए जाते हैं। बाकी एशियाई प्रजातियों की तुलना में आकार में छोटे ये हाथी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस प्यारे से जीव के भविष्य को लेकर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने चेताया कि इस प्रजाति के अब 1000 हाथी ही बचे हैं। अगर इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह विलुप्त भी हो सकती है।
यह बहुत छोटा हाथी है। इसकी खोपड़ी का आकार अलग है, इसकी अनुवांशिकी अलग है। इसे संरक्षित करना अहम है क्योंकि इसमें अद्वितीय विकासवादी विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताएं अन्य एशियाई हाथियों में नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा बोर्नियो द्वीप इन हाथियों का हजारों वर्ष से सुरक्षित घर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास को तेजी से नष्ट कर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि इन हाथियों को भोजन की खोज में मानवीय आबादी में आना पड़ा। यहाँ इन्होंने फसलों को बर्बाद किया तो लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। इससे इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसकी संख्या बहुत घट चुकी है। ऐसे में अगर हम इनके संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए बिना अगर ऐसे ही अंधाधुंध निर्माण कार्य होने देंगे तो हाथियों की यह प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। बोर्नियो में कृषि का विस्तार, बढ़ता खनन, वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों को हालात का जिम्मेदार माना जा रहा है। अब इनके बचाव के लिए कई कदम उठाने की बात हो रही है। इनमें हाथियों के आने जाने के लिए एक सुरक्षित गलियारे तैयार करना शामिल है ताकि इन्हें मानवीय आबादी से दूर रखा जा सके। हालांकि जानकार इन विकल्पों को बहुत कारगर नहीं मानते हैं। दूरगामी रणनीति यही हो सकती है कि बेहतर सहअस्तित्व के तरीके ढूंढे जाएं, साथ ही स्थानीय समुदायों को जागरूक भी किया जाए। उन्हें हाथियों के महत्व के बारे में बताया जाए ताकि वो उन्हें मारे ना। जानकारों का कहना है कि बोर्नियो हाथियों का संरक्षण अभी भी संभव है। हालांकि इसके लिए मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता होगी। और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। पेरू के शहर कुज्को में पारंपरिक धार्मिक समारोह इंती रेमी समारोह की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देने के साथ की गई और पौराणिक इंका रस्म को फिर से दोहराया गया। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी यहां पहुंचे। इंती रेमी उत्सव का अर्थ सूर्य का उत्सव है, जो कि कुज्को के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। पेरू के शहर कुज्को में पारंपरिक धार्मिक समारोह इंती रेमी की धूम देखने को मिली। ये समारोह भगवान इंती अर्थात सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें इंका धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवता माना जाता है। हर साल इस कार्यक्रम को 24 जून को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस समारोह को इंका लोगों की पौराणिक उत्पत्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इंका उत्सव या इंती रेमी समारोह की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देने के साथ की गई और पौराणिक इंका रस्म को फिर से दोहराया गया। इस दौरान कलाकारों ने इंका युग के कपड़े पहनकर पारंपरिक नृत्य और नाटक का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न कलाकारों और समुदायों ने एक साथ मिलकर एकता और सौहार्द का संदेश दिया। पेरू की राजधानी लीमा में भी इसी आनंद और उमंग के साथ इंती रेमी उत्सव मनाया गया। इस समारोह की शुरुआत कुज्को के ऐतिहासिक स्थल सक्सायुआमन के इंकान परिसर से हुई। खास बात यह है कि इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी यहां आते हैं। इस बीच समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों के बीच एक अलग ही तरह का उत्साह का माहौल देखने को मिला। यह आश्चर्यजनक है, सब कुछ अद्भुत। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं पहले भी कुज्को आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने इंती रेमी जैसा अनुभव नहीं किया था। मुझे लगता है कि यह सबसे खास है। इंती रेमी उत्सव का अर्थ सूर्य का उत्सव है, जो कि कुज्को के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। हर साल सर्दियों के दौरान मनाए जाने वाले इंती रेमी उत्सव को 2001 में राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। इस त्योहार के अंतर्गत स्थानीय लोग अपने इष्ट देवता सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य को यहाँ के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। बहरहाल इस तरह के पारंपरिक समारोह हमें अपनी प्रकृति से प्रेम के साथ साथ संरक्षण के लिए भी प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।